लेक्चर नंबर 18। आज की डेट लगाओगे? ओम्स लॉ के प्रूफ के बाद हमें समझना होगा कि जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है, यानी हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ डिवाइसेस फॉलो करते हैं इसको, कुछ डिवाइसेस फॉलो नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग लगाओगे, ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स ऑब्लिक कंपोनेंट्स ऑब्लिक डिवाइसेस। इसमें जो ओमिक होते हैं उनको हम लीनियर भी बोलते हैं, और जो नॉन ओमिक होते हैं उनको नॉन लीनियर भी बोलते हैं। लीनियर, नॉन लीनियर। तो इसमें तुम डैश लगा के लिख सकते हो, the devices for which VI characteristics जो वर्ड है इसका मतलब होता है ग्राफ, यानी वोल्टेज और करंट के बीच हमको ग्राफ खींचना है। फॉर विच VI characteristics इज स्ट्रेट लाइन। अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन are called omic। और तुम्हें इसका एग्जाम्पल भी तैयार करना है। एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर। ये एक लार्ज रेंज में ओम्स लॉ को ओबे करता है। उसका वेरिफिकेशन होता है इस ग्राफ से कि अगर मैं नाइक्रोम के तार के लिए, नाइक्रोम जो कि एक एलॉय है जिसका कंपोजिशन तुम लैब में जाकर देख सकते हो, राइट अप में हमने लिख के डिस्प्ले में लगा रखा है, तो जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। फॉर ए लार्ज रेंज V इज प्रोपोर्शनल टू I। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व 11th क्लास में खींचा था, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो एक होती है प्रोपोर्शनल लिमिट, एक होती है इलास्टिक लिमिट। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट की तरह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये अपना स्ट्रेट लाइन बिहेवियर छोड़कर यहाँ से डेविएट होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। दिस इज द डेविएशन फ्रॉम थ्योरेटिकल कर्व। तो बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। अदरवाइज नाइक्रोम वायर एक फेयर रेंज में, काफ़ी लार्ज रेंज में ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो ये एग्जांपल हम देते हैं। इसके बाद तुम लिखोगे बट, BUT बट। वाइल भी लिख सकते हो, WHILE वाइल, बट या वाइल। The devices for which VI characteristics is not a straight line, for which VI characteristics is not a straight line, are called non-omic। इनको हम कहते हैं non-omic, are called non-omic। इसमें भी तुमको एग्जाम्पल तैयार करना है। एग्जाम्पल, PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ते हो, सॉलिड्स में, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
फिर इसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। अब ये जो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गए इनको हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके जो जंक्शन बनाते हैं उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो पी एन जंक्शन डायोड जो है इसका काम होता है रेक्टिफिकेशन, एसी को डीसी में बदलने के काम आता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर इसके लिए हम ग्राफ खींचे वीआई ग्राफ की बजाय इसमें प्रेफर करते हैं हम आईवी ग्राफ, यानी करंट आएगा वाई एक्सिस पर और वोल्टेज आएगा एक्स एक्सिस पर। वोल्टेज के साथ करंट का वेरिएशन अगर इसके लिए हम प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। शुरू में करंट जीरो रहती है ऑलमोस्ट कुछ वोल्टेज तक, अराउंड 0.6 वोल्ट तक अगर ये सिलिकॉन है, और उसके बाद करंट तेजी से बढ़ती है नॉन लीनियरली। तो इसमें ओम्स लॉ खाली स्मॉल करंट के लिए स्मॉल रीजन में फॉलो होता है, अदरवाइज I इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V, एक्चुअली I इज प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू पावर 3/2। इसको कहते हैं चाइल्ड्स लॉ। चाइल्ड्स लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना। इसमें करंट जो है फॉलो करती है चाइल्ड्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम ही था चाइल्ड, बच्चा, बच्चे का नियम। तो चाइल्ड्स लॉ के हिसाब से I प्रोपोर्शनल V रेज़ टू पावर 3/2 ये फॉलो होता है। तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए बोलेंगे नॉन ओमिक। इसके लिए तुम्हें रेफरेंस नोट करना है, पेज के टॉप पर नोट करो, प्रिपेयर ग्राफ्स फ्रॉम पेज 101 NCERT। वहाँ तुम देखोगे एक ग्राफ है गैलियम आर्सेनाइड के लिए। गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो है ये स्लोप नेगेटिव हो जाता है। ये जो स्लोप है ग्राफ का वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। वीआई ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो इट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। स्लोप का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, अगर हम आईवी ग्राफ लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसमें स्लोप नेगेटिव भी आ रहा है और उस पर 2013 में क्वेश्चन आया था। 2013 के सैम्पल पेपर में वो सवाल था और फिर 2013 के मेन पेपर में वो सवाल उन्होंने पूछा कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए जब वो ग्राफ होता है पर्टिकुलर, उसमें कहाँ पर रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का फिजिकली तो कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब नहीं करंट अपने आप कंडक्टर में फ्लो होना शुरू कर देगा। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का बस सिर्फ मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है कि मैथमेटिकली एक नेगेटिव साइन हमें लगाना होता है क्योंकि स्लोप वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। रेजिस्टेंस जीरो होता है वहाँ तक समझ में आता है, रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो बोलेंगे सुपर कंडक्टर बन गया। पर नेगेटिव रेजिस्टेंस हो चाहे पॉजिटिव रेजिस्टेंस हो, दोनों सिचुएशन में वो रेजिस्टेंस जो है अपोज ही करने वाला है, करंट को अपोज ही करेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। तो ये हो गया। तो तुम्हें इस पेज से तैयार करना है। ओमिक एंड नॉन ओमिक को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं ओरली ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। ग्राफ वाले क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा जाता है, तुमको दे दिया वी आई ग्राफ और ये ऑरिजिन है। एक ग्राफ रेजिस्टेंस R1 के लिए है जो 60 डिग्री एंगल पर है, दूसरा ग्राफ रेजिस्टेंस R2 के लिए है और ये 30 डिग्री एंगल पर। तुमसे पूछते हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2, तो तुम सीधे सीधे लॉजिक दोगे R1 अपॉन R2 किसके बराबर होगा 1060 अपॉन 10 30 इतना होगा। तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। तुमसे ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि 3 ग्राफ दे दिए 1 2 एंड 3, तो देयर आर 3 कर्व्स। अब तुमको क्या पता करना है, तुमसे कहा ये जो ग्राफ है ये बनाए गए हैं, 2 रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक छोटा रेजिस्टेंस एक बड़ा रेजिस्टेंस, और तीसरा ग्राफ हमने बनाया उन दोनों के सीरीज इक्विवेलेंट के लिए। तो स्मॉल रेजिस्टेंस लार्ज रेजिस्टेंस एंड दे आर सीरीज इक्विवेलेंट। तो पहचानो कौन सा ग्राफ किसका है। अगर ये वी आई ग्राफ है तो हम जानते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़कर बढ़ जाता है, तो हम सीधे एनालाइज कर सकते हैं कि वो जो 1 है सबसे ज़्यादा स्लोप जिसका आ रहा है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बाकी जो बचे 2, इसमें ये 3 नंबर पे जो है ये छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा स्मॉलर, और 2 नंबर पे होगा लार्जर। फिर तुमसे पूछ लेते हैं इसी में कि हमने ये जो ग्राफ बनाए हैं 2 रेजिस्टेंस और उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए,
तो दो रेजिस्टेंस है R1 R2 और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा जो छोटे वाला होता है उससे भी छोटा होता है, तो हम बोलेंगे ये जो 3 नंबर है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, 1 नंबर लार्जर रेजिस्टेंस को और 2 नंबर स्मॉलर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे ग्राफ में VI की बजाय उल्टा कर दिया, IV ग्राफ कर दिया, तो सारी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। 1 रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्योंकि स्लोप का रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें टेम्परेचर पर भी सवाल पूछा जाता है तुमसे, क्या होता है कि कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस आज पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर की डिपेंडेंस, टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। तो तुमसे पूछेंगे अगर ये ग्राफ मान लो एक ही रेजिस्टेंस वायर के लिए खींचे गए 3 डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 T3 पर, तो T1 T2 और T3 को लिंक करो आपस में, तो हम इस लॉजिक से लिंक करेंगे कि ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस, यानी हम कह सकते हैं T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ऐसा हो। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस में डैश लगा के तुम लिख सकते हो, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द सर्किट, सर्किट की बात कर रहे हैं, सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट, to the flow of current through it, to the flow of current through it, comma, which is measured as, इसको नापते कहते हैं, which is measured as R equal to V upon I। तो तुमसे कहा था इसका फॉर्मूला तुम्हें रटना है, तो फॉर्मूला लास्ट टाइम पे हमने सीखा था ml upon NE स्क्वायर एटो ओम्स लॉ के प्रूफ में, तो तुमको रटना है ml upon NE स्क्वायर ए टॉ, काम आएगा। तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो गया ml अपॉन NE स्क्वायर ए टॉ। ऐसा यूनिट की बात करें अगर हम, तो ऐसा यूनिट अनकन्वेंशनल फॉर्म में देखें तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं ओम के नाम से। साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उसके नाम पर ये ओम है, जिसे हम ओमेगा सिंबल से दिखाते हैं। This is symbol for ohm. Also, ये जो तुम देख रहे हो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, इसमें m इलेक्ट्रॉन का मास है जो फिक्स है, कांस्टेंट है, n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, गिवन कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करेगी, फिक्स है, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फिक्स है, कांस्टेंट, a और l को छोड़ दो तो टॉ भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इट इज कांस्टेंट। तो ये दो क्वांटिटी हैं लेंथ L और एरिया A, जो कंडक्टर की ज्योमेट्री से लिंक्ड है। अगर मैं इन दो क्वांटिटी को L और A को अलग कर दूं तो बाकी क्वांटिटी R इक्वल टू m अपॉन NE स्क्वायर टॉ टाइम्स L अपॉन A ऐसे लिखा जा सकता है। इस टर्म को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, यानी एक कांस्टेंट टर्म है जो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है, कंडक्टर की ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, R इक्वल टू रॉ L अपॉन A। यहाँ पर तुम मेंशन कर दोगे where rho is called resistivity of the given conductor, rho is called resistivity of the given conductor, comma, which is material property, which is material property and depends on नेचर ऑफ मटेरियल। मान लो कॉपर है, कॉपर से तुम एल्यूमिनियम यूज करना शुरू करोगे तो चेंज हो जाएगी, एल्यूमिनियम से आयरन पे जाओगे तो चेंज हो जाएगी, नेचर ऑफ मटेरियल, कॉमा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं तो नहीं होगी।
हमने पढ़ा था मोबिलिटी में, मोबिलिटी अफेक्ट हो जाती है टेम्परेचर से, और मोबिलिटी से क्या होगा, रेजिस्टिविटी अफेक्ट होगी, कंडक्शन अफेक्ट होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली। प्रेशर का इफेक्ट हायर लेवल पे हम पढ़ेंगे, 12th क्लास में प्रेशर के इफेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। और प्रेशर तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेशर पर भी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ये 3 फैक्टर हुए जिन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। स्टार मार्क कर लो इस स्टेटमेंट को, इस पर क्वेश्चन बनता है जो तुमने लिखा भी, रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी तो मान लो कांस्टेंट हो गया गिवन मटेरियल गिवन टेम्परेचर पर। अब जो रेजिस्टेंस बचाओ, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम देख पा रहे हैं आर प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ बढ़ाओ कंडक्टर की, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस नहीं कम होगा। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है, हम सामने सामने देख सकते हैं। अगर तुम 2 बल्ब कंसिडर करो, एक 40 वाट का एक 100 वाट का, तो उनके फिलामेंट अगर गौर से देखोगे तो 40 वाट 220 वोल्ट इस रेटिंग का जो बल्ब है, इसके फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ से हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आगे। तो इसका होता है 1210 ओम। और इस तरह से 100 वाट का अगर बल्ब है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है फिलामेंट का वो होता है 484 ओम। तो वाटेज बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटता है। तो जब तुम 100 वाट के बल्ब का फिलामेंट देखोगे तो फिलामेंट की लंबाई कम होगी और मोटाई ज़्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम चाहिए। 40 वाट के बल्ब की फिलामेंट की लंबाई ज़्यादा होगी और मोटाई कम होगी, डायमीटर कम होगी। तो रेजिस्टेंस से डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाकर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, 2 तरीके लेंथ बढ़ाकर रेजिस्टेंस बढ़ाने के। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसकी सर्टेन लेंथ है L, इसका कुछ रेजिस्टेंस है R। अगर मैं इसमें एडिशनल लेंथ जोड़ देता हूँ और एक्स्ट्रा लेंथ और इसकी लेंथ कर देता हूँ 2L, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया 2R, प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया। तो एक तरीका तो ये है लेंथ बढ़ाने का। दूसरा तरीका, मैं एडिशनल लेंथ जोड़ने के बजाय इसी मटेरियल को जिसका वॉल्यूम फिक्स है इसको खींचता हूँ और खींच कर लेंथ बढ़ाता हूँ। अगर मैं खींच कर लेंथ बढ़ाऊँगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं खींच के लेंथ डबल करता हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि रेजिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि एक तो लेंथ का इफेक्ट आएगा और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा रह जाएगा, इसका उसका इफेक्ट आएगा। तो लेंथ के कारण डबल होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, उसके कारण एरिया कम हो गया, उसके कारण भी आधा हो जाएगा। तो कुल मिला के 1/4 हो जाएगा। 1/4 नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कुल मिला के 4 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ के कारण डबल होएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा रह गया तो कुल मिलाकर 4 गुना हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे। मैक्सिमम जो तुम्हें मैंने नोट्स में क्वेश्चंस करवाए हैं सब क्लासिकल क्वेश्चन है, वन ऑफ इट्स टाइप, और बेसिक होते हैं, बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले भी कई एसोसिएटेड होते हैं। तो अब जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें खासियत ये है कि इससे हम 3 फॉर्मूले ऑब्टेन कर लेंगे और उन फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन लिखोगे, a wire of resistance R and resistivity rho, a wire of resistance R, capital R, and resistivity rho is, इसके आगे डैश लगा दो। डैश लगाने के बाद फर्स्ट स्ट्रेच्ड, खींचा में। क्वेश्चन में इस वर्ड को ध्यान से तुम्हें पढ़ना है। स्ट्रेच्ड, एक्स्ट्रा लेंथ जोड़िए या स्ट्रेच, खींच कर लेंथ बढ़ाइए। स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ, स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ n टाइम्स, खींच कर इसकी लंबाई को हमने n गुना कर दिया। स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ स्मॉल n टाइम्स। बी पार्ट, बी नहीं सेकेंड पार्ट, सेकेंड का ए पार्ट बाद में कर दो। सेकेंड में लिखोगे मेल्टेड एंड रीकास्टेड, पिघलाया हमने इस तार को, वॉल्यूम उतना का उतना, पिघलाया, पिघला के दोबारा बनाया। सेकेंड मेल्टेड एंड रीकास्टेड, मेल्टेड एंड रीकास्टेड। उसके बाद पार्ट ए कर दोगे, रीकास्टेड के आगे डैश लगाकर पार्ट ए। टू मेक इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, to make its area of cross section
M for monkey, M times, to make its area of cross section, M times part B, to make its radius और diameter, दोनों में से कोई भी, to make its radius और diameter P times, radius और diameter को हमने कर दिया P times, comma, then find its resistance and resistivity. तो हमें पता करना है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी. Then find its resistance and resistivity. अब जो नया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वो पता करें. तो जो प्रोसेस हम लगा रहे हैं उसमें टेम्परेचर चेंज तो होगा पिघलाएंगे तो, पर वापस हम रूम टेम्परेचर पे ला रहे हैं उसको, वापस टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा, यानी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा. मटेरियल सेम का सेम है, मटेरियल और टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. सभी तीनों केसेस के लिए रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है. तो फर्स्ट केस में देखते हैं कैसे इफेक्ट आएगा. फर्स्ट गिवन है, तुमको क्या दिया हुआ है, नई लेंथ L डैश इक्वल टू n टाइम्स द ओल्ड लेंथ L डैश इक्वल टू NL, और हम क्या जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं रेजिस्टिविटी रॉ डैश इक्वल टू रॉ, और क्या जानते हैं, हम जानते हैं वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, V इक्वल टू वी डैश, नया वॉल्यूम पुराना वॉल्यूम बराबर है, तो V इक्वल टू वी डैश, V पुराना वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, AL इक्वल टू A डैश L डैश. तो यहाँ से अगर मैं रेशो लिखता हूँ तो रेशो मुझे मिलता है, मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए L डैश अपॉन L, एन मुझे पता है, तो L डैश अपॉन L बराबर होगा A अपॉन A डैश. दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1. तो अगर तुम्हें L डैश अपॉन L पता है तो तुम A अपॉन A डैश निकाल सकते हो, A अपॉन A डैश पता है तो L डैश अपॉन L निकाल सकते हो. आल्सो हमें तो रेजिस्टेंस पता करना है, न्यू रेजिस्टेंस R डैश, ये होगा रॉ L डैश अपॉन A डैश, एंड दस अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ पुराने रेजिस्टेंस के साथ तो मैं लिख सकता हूँ R डैश अपॉन R इक्वल टू, रॉ तो कट जाएगा, रॉ कटने के बाद बाकी बचेगा L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब मैं 1 और 2 से देखूँ तो L डैश अपॉन L उतना ही है जितना A अपॉन A डैश है, और ये वैल्यू यहाँ से मिल रही है हमको n, L डैश अपॉन L इज n, तो वहाँ पे n इंटू n स्क्वायर, तो फॉर्मूला मिल गया हमें R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R. तो जब भी कोई न्यूमेरिकल होगा इसको हम फॉर्मूले की तरह यूज़ करेंगे. अगर लेंथ को खींच कर बढ़ाया गया, जैसे तुमसे पूछा जाता है 15 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 15 ओम, खींच कर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया, लंबाई को दुगना कर दिया, n की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे रखा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 60 ओम, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 60 ओम, 60 ओम. सेकेंड पार्ट, अगर एरिया को चेंज कर रहे हैं तो गिवन है नया एरिया A डैश इज M टाइम्स पुराना एरिया, पिघला के दोबारा बनाया इस तरह से कि एरिया M गुना हो गया. तो जब नया एरिया पुराने एरिया का M टाइम्स है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे सिचुएशन में मैं लिख सकता हूँ जो मुझे वैल्यू चाहिए A अपॉन A डैश की, A अपॉन A डैश इज 1 अपॉन M. यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को साइमल्टेनियसली यूज करके मैं लिख सकता हूँ R डैश इक्वल टू A अपॉन A डैश की जगह भी 1 अपॉन M, L डैश अपॉन L की जगह भी 1 अपॉन M, 1 अपॉन M स्क्वायर, मुझे मिलेगा R डैश इक्वल टू R अपॉन M स्क्वायर. तो अगर एरिया में चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम सेम है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम सेम रखकर अगर तुम डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 आ जाएगा. ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, जहाँ हैवी ड्यूटी अप्लायंसेज हमें चलाने होते हैं, गीज़र चलाना है, AC चलाना है घर में, तो हम मोटा तार लगाते हैं अलग से, उसकी लाइन खींचते हैं स्पेशली.
क्योंकि मोटा तार होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट कम डेवलप होगी, I²RT। अदरवाइज पतले तार से अगर हम हैवी अप्लायंस चलाने की कोशिश करें तो तार जल जाता है, क्योंकि हीट ज़्यादा डेवलप होती है, H=I²RT, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। रेजिस्टेंस कम करने का तरीका। तो ये तो हुआ पार्ट ए। पार्ट बी की बात करें, रेडियस का डायमीटर का इफेक्ट सिमिलर आएगा। मान लो तुमको दिया हुआ रेडियस इज p टाइम्स, तो R' P टाइम्स R। इसका इम्पैक्ट सीधे होगा एरिया पर। एरिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? एरिया हो जाएगा πr², तो p² टाइम्स पुराना एरिया, और जब एरिया p² टाइम्स पुराना एरिया तो इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ डायरेक्ट। m की जगह मुझे p² मिल रहा है तो m² हो जाएगा p4, 10 R'=R/P4। तो अगर मैंने रेडियस को p टाइम्स किया या डायमीटर को p टाइम्स किया, दोनों ही सिचुएशन में नया रेजिस्टेंस रह जाएगा 1/p⁴ टाइम्स। तो ये हमने 3 थ्योरेटिकल फॉर्मूले डिराइव कर लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट वी नो दैट करके हम इनको लिखकर यूज कर सकते हैं। एक और तरह का क्वेश्चन बनता है जिसमें परसेंटेज को इन्वॉल्व किया जाता है। तुमसे पूछते परसेंटेज चेंज निकालो, और वो भी अपनी तरह का एक अलग क्वेश्चन है जिसको कहीं पर भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में तुम्हें किसी भी चैप्टर में परसेंटेज चेंज पूछा जा सकता है, तो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करोगे। अगला सवाल है, इफ लेंथ ऑफ ए रेजिस्टेंस कैपिटल R, length of a resistance capital R is stretched to increase by 10%, खींचकर 10% लंबाई बढ़ा दी, stretched to increase by 10%, comma, then find the percentage increase in its resistance। अगर लेंथ तुम 10% से बढ़ा देते हो तो उसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो हमें पता करना है परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो तुम कर सकते हो तो करके बताओ हाउ टू फाइंड इट। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तुम्हें दिया लेंथ को 10% से बढ़ा दिया, तो नई लेंथ जो है L', पहले कितनी थी L प्लस 10 पर प्रति सेंट यानी 100, 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ यानी नई लेंथ हो गई 1.1 टाइम्स L। तो अगर तुम इसको कंपेयर करते हो L' = n टाइम्स L से, then you find that the value of n is 1.1। Now we know the formula. We know that हम जानते हैं R' = n² टाइम्स R। अगर लेंथ को खींचकर बढ़ाया तो खींचकर बढ़ाया है, वैल्यू रख दो n की 1.1 का स्क्वायर टाइम्स R, एंड 1.1 11 का स्क्वायर होता है 121, 1.1 का 1.21 टाइम्स R। इसको ब्रेक करो, 1 + 0.21 R + 0.21 टाइम्स R। देन जो 0.21 है इसको मैं लिख सकता हूँ 21/100। 21/100 का मतलब 21%, 21% R + 21% ऑफ R। दिस इज द वैल्यू। R में इंक्रीमेंट होगा 21%। हाँ, ये तुम्हें सिखाया है, डायरेक्ट यूज कर। वी नो दैट करके लिखकर कंपैरिजन करके बता के चल। इसमें जो गलती होती है कुछ बच्चों से, जब तुम एरर एनालिसिस पढ़ते हो तो वहाँ पर एक मेथड सीखते हो। जैसे कोई क्वांटिटी R' है, n में चेंज हो रहा है, n² टाइम्स R है, R ओरिजिनल उसमें कोई चेंज नहीं है, तो हम ऐसा लिखते हैं डेल्टा R/R इंटू
100% इक्वल टू जो पावर होती है आगे मल्टीप्लाई हो जाती है ट्वाइस ऑफ डेल्टा एन अपॉन एन इंटू 100%, ऐसे कुछ हम लिखते हैं। तो ये एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ से इस मेथड से जब मिलता है हमें आंसर तो मिलता है 20%। अगर ये 10% है सपोज तो कितना मिलता है हमको 20%, 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये 2% होता चेंज तो इससे रिजल्ट मिलता है 4% और इससे भी मिलता 4%। और जब 10% है तो इससे मिल रहा है 20% और इससे मिलता, इससे 21 मिल रहा है, इससे मिलता 20%, 1% का अंतर आ गया। तो एक्चुअल में ये जो मेथड होता है एरर से जो मिलता है, एरर में जो यूज़ करते थे वैसा मिलता जुलता मेथड, तो इसमें क्या बाइनोमियल एक्सपांशन लगाया हुआ है। तो बाइनोमियल एक्सपांशन में हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया हुआ है। हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया हुआ है इसलिए डिफरेंस आ जाता है जब क्वांटिटी बड़ी होती है। क्वांटिटी छोटी है तो उसके लिए लॉजिक हम ये लगाते हैं कि अगर परसेंटेज चेंज निकालना है और परसेंटेज चेंज 5% या 5% से कम है तब तो ये मेथड हैंडी होता है, फास्ट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। और अगर 5% से ज़्यादा है तो ये मेथड एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, उसके लिए हमें डिटेल में जाना पड़ता है। तो परसेंटेज चेंज जब भी पता करना है किसी भी क्वांटिटी में तो लॉजिक ये लगेगा कि अगर परसेंटेज चेंज 5% या उससे कम है देन यू गो फॉर शॉर्टकट, और 5% से ज़्यादा है तो तुम्हें पूरा फॉर्मूला लिखकर रेशो निकाल कर कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमने रेजिस्टेंस पर कुछ क्वेश्चंस देखे, बेसिक क्वेश्चंस। रेजिस्टेंस से मिलती जुलती और भी क्वांटिटीज है, रेजिस्टिविटी को भी हमने पढ़ा तो उसको भी डिफाइन करेंगे। 2012 में सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन आया था कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, गिव इट्स एसआई यूनिट, 1 नंबर में पूछा था। तो क्या क्या उसमें लिखना होगा। नेक्स्ट हेडिंग रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को ही कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको हम दिखाएंगे सिंबल रॉ। तो इसकी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ It is defined as the ratio of current density to electric field. Ratio of current density to electric field. That is mathematically expressed करोगे rho equal to J upon E। कुछ गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हो गया? करंट डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टिविटी, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी। तो करेक्शन कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी। कैसे पता चला? ओम्स लॉ का एक फॉर्मेट ये भी होता है कि हम बोलते हैं जो करंट डेंसिटी इट इज प्रोपोर्शनल टू ई, और जब करंट डेंसिटी ई के प्रोपोर्शनल है क्योंकि करंट फ्लो ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, तो जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है सिग्मा। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, जिसको भी डिफाइन करेंगे। तो ये ओम्स लॉ का एक फॉर्मेट ये भी होता है। तो अब यहाँ से सिग्मा निकालूंगा तो जे अपॉन ई मिलेगा, तो सिग्मा का रेसिप्रोकल जो रॉ है वो मिलेगा तो ई बाय जे। फिर हम जानते हैं ई कितना होता है, ई होता है वी बाय एल और जे होता है आई अपॉन ए। ये वैल्यू रख देंगे, तो रॉ इक्वल टू V by L इंटू A अपॉन आई। V अपॉन आई को लिखेंगे R, तो बनेगा R A अपॉन L, रॉ इक्वल टू R अपॉन L। वेरिफिकेशन हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला निकाला था R इक्वल टू रॉ L बाई A। तो डेफिनेशन में ये लिखने के बाद तुम इसकी ऐसा यूनिट यहाँ ही से निकाल सकते हो, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, इट बिकम ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को नापा जाएगा ओम मीटर में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मटेरियल प्रॉपर्टी ये डिपेंड करेगी मटेरियल पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर। 6 साल से पहले वाले 10 सालों में, यानी 16 साल का पीरियड लेते हैं, तो 16 साल में अभी से पीछे वाले 6 साल छोड़ दो, इसके पीछे के 10 साल में रेजिस्टिविटी पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक वायर है उसको आधा काट दिया, बताओ नई रेजिस्टिविटी।
अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्मूले को देखकर, बोलते हैं आधा काट दिया लेंथ आधी होगी, नहीं रेजिस्टिविटी डबल। बोलते हैं वायर को बैंड कर दिया, बैंड करके डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टिविटी? सीधे फॉर्मूले से बोलते हैं एरिया डबल हो गया, रेजिस्टिविटी विल बिकम डबल। बोले लेंथ आधी कर दी और एरिया डबल हो गया 4 टाइम्स। पर ये सारे लॉजिक गलत है, यानी फॉर्मूला तो दिख रहा है पर इस फॉर्मूले को ऐसे डायरेक्टली तुम इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि एरिया के प्रोपोर्शनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं है। अगर तुम लेंथ चेंज करते हो या एरिया चेंज करते हो तो रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस में ये कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगा कि ओवरऑल चेंज कुछ भी नहीं होगा। एल और ए चेंज करने का रॉ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल और ए चेंज करने पर आर भी चेंज होता है। आर कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो आर भी उस हिसाब से चेंज होता है कि एल और ए का जो भी तुमने चेंज किया वो कंपेंसेट हो जाता है, तो रॉ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेंथ बढ़ाई है उसके कारण रॉ को कम होना चाहिए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है उसी रेशो में, तो रॉ कांस्टेंट रहता है। तो इस फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना, इससे रेजिस्टिविटी का चेंज तुम नहीं निकाल सकते। रेजिस्टिविटी में चेंज होगा तो किस में होगा? टेम्परेचर में चेंज होने के कारण होगा, क्योंकि टॉ चेंज होगा, या मटेरियल चेंज होने के कारण होगा क्योंकि एन चेंज हो जाएगा, एन और टॉ पर डिपेंड करता है। तो ओम मीटर्स की ऐसे यूनिट हो गई। फिर हम एक डेफिनेशन का तरीका और निकालते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ को 1 1 करके बाकी को इक्वेट कर देते हैं। वो तरीका सीखेंगे, उससे आगे और कुछ क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन करेंगे, तो वो तरीका सीखोगे। इफ़ लेंथ एल को मैं 1 मीटर ले लूँ एंड एरिया ए को ले लूँ 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी हो गई सीधे सीधे रेजिस्टेंस आर के बराबर। इसका विजुअलाइजेशन ये है कि अगर ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। तो हम इसके बेसिस पे डेफिनेशन बनाते हैं, दैट इज डैश इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके डेफिनेशन लिखेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section, unit length and unit area of cross section is equal to its resistivity. The resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section is equal to its resistivity. तो हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वांटिटी कंडक्टेंस, हेडिंग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल है कैपिटल G। इसे सिंपली तुम समझ सकते हो G इज 1/r, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ओम इनवर्स, जिसको हम MHO मो भी कहते हैं, या फिर जॉर्ज साइमन ओम के नाम की जो स्पेलिंग होती है SI सीमन, इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है। इसे दिखाते हैं साइमन, ओम इनवर्स और मो। इसको हम इस सिंबल से भी दिखाते हैं, ऐसे उल्टा ओम का सिंबल बनाकर। ये अलग अलग नोटेशन। नेक्स्ट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी कह लो और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह लो, सिंबल है सिग्मा। सिग्मा इज सिंपली 1/ρ, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। चाहो तो इसको लिख सकते हो J/E। So how much it is? It is measured in ohm inverse, meter inverse, या फिर mho meter inverse, या फिर मतलब कई तरह से लिख सकते हैं। सिमन मीटर इनवर्स। जो रेजिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं किसी के लिए, तो रेजिस्टेंस है अपोजिशन,
और कंडक्टेंस से सपोर्ट कि करंट फ्लो हो रही है तो कितना सपोर्ट कर रहा है कंडक्टर, दैट इज इट्स कंडक्टेंस। अगर फुल सपोर्ट कर रहा है तो कंडक्टेंस 1 मान सकते हैं। जैसे इसको लिंक करना चाहो तो लिंक कर सकते हो, तुमने हीट में पढ़ा था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, डिफरेंट मोड्स। तो जैसे कोई सब्सटेंस हीट का गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है, तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर अलग अलग अमाउंट में होता है। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो ये हमने कुछ क्वांटिटीज को पढ़ा। यहाँ पर लेक्चर नंबर 18 एंड होता है। इसके बाद जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट हमको पढ़नी नेक्स्ट लेक्चर।